So Yes. let me talk in more casual way. Yeah. So तूने ऐसा बताया शुरुआत में कि बीएससी और एमएससी में तूने रिसर्च शुरू किया। आई थिंक बीएससी सेकेंड ईयर मे बी। हाँ जी, हाँ जी, बीएससी ऑलराइट। सेकेंड ईयर, यस सर। ओके ओके ओके। तो ये रिसर्च जो तूने चालू किया वो किस फील्ड में था, और यस सर। शुरुआत में क्या क्या परेशानी आई तुझे? हम्म। तो जो मेरा फील्ड डिसाइड हुआ, तो जो मेरे गाइड थे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह, तो उन्होंने जो पीएचडी में वर्क किया था उनका था कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, इनका मटेरियल साइंस पे। तो उसी फील्ड में मैंने स्टार्ट किया, लाइक हाई प्रेशर फिजिक्स में, हाई प्रेशर, लाइक फाइंडिंग द स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल थियोरेटिकली। तो उसमें स्टार्टिंग में सर ने जो हमें काम दिया वो था कि रिसर्च पेपर को, लाइक रिसर्च पेपर रिव्यू करना, कि उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, और उसके बाद रिव्यू लिखना, हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। तो इनिशियली तो हम जब बुक पढ़ते हैं कोई, तो बुक की लैंग्वेज और रिसर्च पेपर की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जब बीएससी में हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ नहीं समझ आता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इनिशियली प्रॉब्लम यही आती है। पर यही बात है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि यही करना है। तो बार बार करके, मतलब बार बार रीड करेंगे तो उससे हो जाता है। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा था मेरे मन में, मे बी पार्टिसिपेंट के मन में भी होगा, लेकिन मैं पहले पूछूंगा तेरे से। हाँ जी। तू जो ये क्या क्या दिक्कतें आई तुझे रिसर्च में, है ना, और तूने कैसे टैकल किया? डिप्रेशन तूने बोला बीच में, है ना, फाइनेंशियल भी कुछ इश्यू था, हाँ हाँ, हाँ जी। और इवन रिसर्च में भी, या फिर क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए, या फिर किसके साथ तूने कोलोबरेट किया, ओके, अदर देन योर कॉलेज प्रोफेसर्स? ओके। तो किस तरह से तूने हैंडल किया ये सब? सो ड्यूरिंग माय बैचलर एंड मास्टर और इन माय पीएचडी? इन बीएससी एमएससी? In BSc MSc. Okay. So in BSc MSc, the main support was my Sanjay sir. All credit to Sanjay sir. कुछ भी हो, चाहे रात को 12 बजे काम हो, मतलब कि कोई रिसर्च पेपर, दिक्कत क्या है कि किसी किसी कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन हो रही है रात 12 बजे, ये डेडलाइन है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है, रात सर 12 बजे तक सर भी बैठे रहते हैं, मैं भी बैठा रहता। तो कोई भी दिक्कत आए सर हमेशा अवेलेबल है। तो मेन सपोर्ट सर का था। और बाद में जो फाइनेंशियल दिक्कत वो मैंने आपको बताई, कि कॉलेज ने इतना सपोर्ट किया कि मैं कभी वैसे थैंक यू बोल ही नहीं पाऊंगा ऐसे कॉलेज को। तो और बात यह है कि अगर डिप्रे मतलब कि ऐसे हमें लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक अच्छी चीज हुई, साथ के साथ दूसरी चीज ऐसे हो गया कि नहीं, इसके बाद ये नहीं होगा, जैसे अभी वीजा की अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिलेगी, तो फिर से डिप्रेशन में चला गया। तो उसमें बात ये है कि हमें डिप्रेशन आएगा, पर हमें जाना नहीं है उसमें। ओके। तो हमें फोकस रहने के लिए भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपके मेंटर। ये अगर बंदा अकेला है और उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो वो पक्का डिप्रेशन में जाएगा। उसको गाइड करने वाले लाइक मेरे टीचर थे और मेरे पेरेंट्स थे, तो जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपको ऐसे रेस करना, सच में। और ओके, तूने बोला कि यस। तू छोटे से गांव से है और अभी तू जर्मनी में बैठा है या फिर जर्मनी में रिसर्च कर रहा है। यस सर। सो तू वो थोड़ा बैकग्राउंड बता कि छोटे से गांव मतलब क्या? लाइक सर, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट किया, ऐसे लगा लो हमने कॉलेज से ही स्टार्ट किया। स्कूल में तो ठीक है, कॉलेज में जो था ना, हमारे यूजुअली जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आईआईटीज एनआईटीज, वहाँ बैचलर्स में रिसर्च स्टार्ट करवा देते हैं। तो इधर हमारे जो रीजन में है ना, तो मैंने यहाँ पे भी रियलाइज़ किया, जो कई मेरे अभी अभी लैबमेट्स हैं,
तो वो उन्होंने बैचलर से ही रिसर्च स्टार्ट करी, क्योंकि वो मोस्टली वेस्ट बंगाल से, साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया में बहुत कल्चर है ये, और ईस्ट ईस्ट साइड भी है, वेस्ट बंगाल साइड भी बहुत कल्चर है, कि वो बैचलर्स में ही बच्चों को रिसर्च स्टार्ट करा देते हैं कॉलेज में। बट अपने पंजाब साइड ये बहुत कम कल्चर कल्चर है ही नहीं एक्चुअली, ये रिसर्च का इतनी इनिशियली। बेसिकली बच्चा एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में जाके पता लगता है उसको कि क्या रिसर्च पेपर होता है, क्या क्या कॉन्फ्रेंस होती है। बट थैंक टू गॉड, थैंक टू संजय सर, कि वो हमें मुझे सेकेंड ईयर में मिले, पर मैंने देखा वो सिर्फ मुझे नहीं, हर बच्चे को, हर क्लास में हर बच्चे को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, कि आप रिसर्च में आओ। और मोस्टली हम देख ही रहे हैं बच्चे पंजाब, मेनली नॉर्थ इंडिया से, मेनली पंजाब से +2 के बाद या बैचलर्स के बाद बच्चे कनाडा जा रहे हैं। तो उन्होंने यही सिखाया हमें क्लासेस में, लेक्चर के बीच में वो ये भी बोलते थे कि आपको बाहर जाना तो जाओ, पर ऐसे नहीं कि वहां जाके लेबर कर रहे हो आप। कोई मतलब कि यहाँ से रिसर्च फील्ड में जाओ, बहुत नाम कमाया कमाया जा सकता है इस ऐसे। तो सर ने जो मोटिवेट किया था, तो अभी भी सर कर रहे हैं बच्चों। अभी आप देखो कि पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं एसडी कॉलेज में, जिस रीजन में बच्चे रिसर्च में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते, और उधर उस रीजन में अब जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे कॉलेज में पहली बार। तो मुझे सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो इसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलना चाहूँ कम है संजय सर। ओके। निखिल, दूसरा एक क्वेश्चन था कि अभी तू जर्मनी में है, हाँ तो जी। बहुत सारी अभी भी डिफिकल्टीज आ रही होगी तुझे, है ना? हाँ। जो फिजिकली है, मेंटली है, या फिर फाइनेंशियली है। ठीक है, हम्म। तो अब तू कैसे हैंडल करता है? जैसे मैंने तेरा स्टेटस भी मैं देखता हूँ, तो तू गिटार वगैरह भी बजाता है अच्छे से। सो ये क्या हॉबी जो है वो रखनी चाहिए एज अ रिसर्च हाँ स्टूडेंट, या फिर कैसे, हाँ यानी किस तरह से हाँ, मैनेज होता है ये ये? बताता हूँ मैं। तो क्या है ना, मुझे मोस्टली सभी, एटलीस्ट सभी बोलते हैं ये, कि पीएचडी इतनी डिप्रेसिंग होती है, इतनी डिप्रेसिंग, बंदे को टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो तुम ये ऐसे इतना कैसे कर लेते हो, मतलब कि अपनी हॉबी सिंगिंग का हो गए, और खाना बनाना, खुद से खाना, मेन ये भी बोलते हैं कि खुद से खाना बनाना कैसे कर लेते हो रोज। मैं खुद से खाना बनाता हूँ। तो बात यही है कि अगर आपको आ, काम प्रॉपरली करना है तो डिप्रेशन में नहीं जाना, और डिप्रेशन में ना जाओ इसलिए अपना जो फ्री टाइम हर किसी के पास होगा। ये बात नहीं है कि किसी के पास नहीं होता, होता है, पर वो किस वे में यूटिलाइज करते हैं। अगर यूजली किसी ऐसे काम में यूटिलाइज करेंगे जिसमें वो और टायर्ड हो रहे हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में ही जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है। अब मुझे क्या है, जिस जो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जिससे माइंड फ्रेश होगा। अभी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं म्यूजिक में जाऊंगा, अभी मैं म्यूजिक कर लूँ, मैं थोड़ी देर क्रिकेट खेल लूंगा यहाँ पे जाके। तो जितना फ्री टाइम मिलता है इंजॉय करो, पूरा इंजॉय, बिल्कुल काम को छोड़े, काम को भूल जाओ कि आपने कुछ करना है, पीएचडी पीएचडी कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। तो उस फ्री टाइम में सिर्फ फ्री टाइम माइंड को रिलैक्स करो, बस बात ये है। तो पीएचडी में डिप्रेशन आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। अब ट्राई करके देखना कभी, ओके, जिस तो मेरे टाइम। हिसाब से ये फोकसिंग डिफोकसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, या कि जब आप एक जगह पे फोकस कर रहे हो, तो हाँ फिर हाँ से डिफोकसिंग करके दूसरी जगह ध्यान लगाना। हाँ। ठीक है, तो हाँ, ये मेरे हिसाब से ये क्या बात इम्पोर्टेंट है, है। जिस टाइम हाँ, जिस टाइम हम काम कर रहे हैं, जिस टाइम हम काम कर रहे हैं उस टाइम पूरा फोकस काम पे होगा। ओके, क्योंकि मुझे पता है मेरा इतना आवर्स का मेरा फ्री टाइम है, उस आवर में मैंने काम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, मुझे पता है मैंने उसमें बिल्कुल नहीं फोकस करना। पर जिस टाइम में मेरा काम का टाइम है जो, उसमें मैं करूंगा ही करूंगा फोकस। कोई वो ही नहीं है कि उधर चला गया मन, उधर चला गया, नहीं, क्योंकि आपने पहले पूरा एंजॉय कर चुके कर चुके। इसलिए आपका टाइम, मेन तो टाइम मैनेजमेंट ही है, कि आपको कैसे यूटिलाइज करते हो उसको। और तो कोई इतनी खास बात नहीं है। पर अच्छा, तू अभी जर्मनी में है, तो हाँ जी। उस रिगार्डिंग एट वेदर भी कुछ चेंज होगा यहाँ से, हाँ अभी ठंड तो होगी। उसके रिगार्डिंग तो कैसे सरवाइव करता है, या फिर किस तरह से ये, क्योंकि जैसे मान लो कि तू इधर से गया, पंजाब से गया, हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ का पूरा कल्चर अलग है, वहाँ का पूरा फूड अलग है, बहुत कुछ अलग है ना? तो वो हम्म। किस तरह से तू वो मैनेज कर रहा है? हाँ, कल्चर अलग का मतलब ये है
कि अगर बाहर की चीज़ों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता, हमें अपने लैब से, क्योंकि हम पीएचडी कर रहे हैं, हमें फिलहाल अपनी लैब से मतलब है। लैब में इतना अच्छा वर्क कल्चर है कि आपको काम के टाइम पे सिर्फ काम करना है। आपको जब छुट्टी मिल गई तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये काम करना है। तो वर्क कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है, पहली बात। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है तो छुट्टी है। आपको कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आप ये काम करो ये काम करो। तो ये चीज़ ठीक है। और वेदर का, हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाता है मैनेज, क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हुई है। तो ज़्यादा ठंड नहीं है जर्मनी में। मैं बोलूँगा बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, जो नॉर्थ में और कंट्रीज़ हैं, इतनी ठंड नहीं पड़ती। तो आप कंसीडर कर सकते हो जर्मनी को बेस्ट प्लेस के। ठंड पड़ेगी तो 2-3 महीने के लिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई हेल्प की ज़रूरत है, लाइक कैसे अप्लाई करना है, कहाँ, मतलब सीवी बनाने के लिए या मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। हाँ, सो यू कैन कांटेक्ट मी। हाँ निखिल, एक और एक्सपीरियंस था हाँ जी, यस सर। मेरे साथ तेरा, तो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। सो एक जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। यस सर। उसमें तुषार भी था और यस। तू भी था। यस सर। लेकिन तुषार को कुछ काम आया तो वो बीच में से चला गया और फिर तूने ही प्रेजेंट किया। सो मैं पार्टिसिपेंट को ये बताना चाहता हूँ कि तब मेरे हिसाब से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है। यस यस। सो निखिल को फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक तो नहीं मिला, बेस्ड ओरल ओरल प्रेजेंटेशन ऐसा तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वहाँ मुझे पता है, वहाँ 350 स्टूडेंट एज वेल एज अ प्रोफेसर, ओके, एंड वेल नोन प्रोफेसर थे वहाँ पे मौजूद। और तब जान जाके निखिल ने वहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन दिया। ओरल मीन्स दैट कि स्टेज पे आए और फिर प्रेजेंट किया, है ना। सो प्रेजेंट किया और वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही तारीफ की कि ये, और निखिल सबसे छोटा था उधर, जितने भी 350 लोग थे उसमें से सबसे छोटा निखिल था, बिकॉज ही इज फ्रॉम आई थिंक एमएससी, वो एमएससी कर रहा था उस टाइम। तो इतना यानी सबसे छोटा था और इतना बेस्ट उसने ओरल प्रेजेंटेशन दिया। हाँ, नंबर नहीं मिला बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स, आई श्योरली दैट। और जब ये इसका खत्म हुआ प्रेजेंटेशन, तब मैंने उसको बोला कि हाँ तेरा पहला नंबर पक्का है, ऐसा करके। क्योंकि सब खड़े हो गए थे उसके लिए, क्योंकि चीफ गेस्ट वहां के जो थे वो खड़े होके ताली बजाए और उन्होंने बोला कि अगर प्रेजेंटेशन होना चाहिए तो निखिल जैसा होना चाहिए। इस तरह से वो शब्द, वो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तूने उस टाइम प्रेजेंट किया था। तो ये प्रेजेंटेशन की स्किल तुझे कहाँ से आई थी, या फिर कैसे तूने वो ये प्रिपेयर वगैरह किया था? ये क्या सर। तूने पहले भी वो प्रेजेंट किया था कई जगह, हाँ। या फिर क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने इनिशियली जो सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी मेरी बीएससी सेकेंड ईयर में, सबसे पहली बार जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तब संजय सर ने हेल्प की थी मेरी कि कैसे प्रेजेंट करनी है, किस वे में प्रेजेंट करना है। और कुछ मैंने मटेरियल भी डाउनलोड किया कि कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को इन्हांस कर सकते हैं, लाइक कुछ पीडीएफ में है कि कुछ टिप्स, कि क्या टिप्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो जब भी मैंने पहली बार स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन देना, तो पहली बात कि आपको रिहर्सल करने, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बार आपने रिहर्सल कर ली ना कि आप किस टाइप से आप प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक जब ऑफलाइन, मेनली जब ऑफलाइन प्रेजेंट करोगे किसी के सामने, पूरे ग्रुप के सामने प्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए सर क्या करते थे, संजय सर, मेरे जो मैं जैसे सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सामने बिठा देते थे कि आप इनके सामने प्रेजेंट करो। तो पहले आप, पहली बात, आपका डर खुलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस से बोलो। तो वो मुझे 5-6 बार दिन में उधर उधर बुलवाते थे कि आप 5 बार इनके सामने प्रेजेंटेशन दो तो आपका डर खुलेगा। तो पहली बात यही है कि आपको अगर डर खुल गया तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। और चाहे कोई क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता, उसकी दिक्कत नहीं है, लाइक कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्रेजेंटेशन के बाद, मुझे मुझे भी स्टार्टिंग में हुआ था, पहले मैं क्या करता था कि जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो जो आता है मैंने बता दिया, और जो नहीं आता तो मैं पहले करता था, बोल देता था कि मैं अभी बीएससी में हूँ, बीएससी क्लास में, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, अभी नहीं भी आता ना, तो थोड़ा कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत नहीं बोलो पर उससे रिलेटेड कुछ बोलो कि आपका ऐसे मत ना लगे कि आपको नहीं आता।
कि आपका कॉन्फिडेंस लो, बस कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है, बस दिक्कत ये है। और वो आता है सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में रिहर्सल कर लिया आपने, एक बार डर निकल गया, स्टेज फियर निकल गया, उसके बाद नहीं आती। तो ये था हमारा स्टार्टिंग से। मीन्स प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी, शुरू सो में। मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक पार्टिसिपेंट है, जैनम, बात करेगा तेरे से। ओके, या यू कैन ओपन योर माइक। मैं ऑडिबल? यस यस सर। ओके। निखिल, हाय। एक्चुअली मेरे हाँ पास थोड़े क्वेश्चंस थे जी, हाँ जी। रिगार्डिंग इंटर्नशिप एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी एंड यूरोप एज अ होल। हाँ हाँ तो मुझे हाँ जी। पूछना था कि इंटर्नशिप का अभी विंटर जो है यस। अप्लाई करने का सेशन, हम्म। उसमें आई मीन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर रहेगी इन कंडेंस मैटर फील्ड थियरी अप्लाई करने के लिए? कुछ आइडिया जर्मनी में एंड यूरोप जर्मनी। में भी कैसे फाइंड यूरोप। आउट करना होगा? यूरोप में मैंने जो फाइंड किया था, मैं इंटर्नशिप के लिए पूछ रहे हो आप या पीएचडी के लिए? लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप फर्स्ट। पीएचडी के लिए हाँ वो भी है, तो बट आगे अभी मैं अभी आऊँगा। हाँ, अभी आप मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स? मैं मास्टर सेकेंड ईयर में हूँ। ओके, गुड गुड। तो पहले आपको जैसे मैंने जो किया था मैं वो बताता हूँ। पहले आप अपना टॉपिक जो है, जिस जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो गूगल पे सर्च करो। मैंने जैसे किया, गूगल पे सर्च करो, उससे रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी, पहले पहले कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ देखो। ओके। जैसे मैंने जर्मनी खोला, जर्मनी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और किस किस यूनिवर्सिटी में कंडेंस्ड मैटर का टॉप मतलब कि सब्जेक्ट है। ओके, इस यूनिवर्सिटी में है तो मैं देखूंगा उस यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है उसकी प्रोफाइल देखो। अगर प्रोफाइल अच्छी लगती है, मैच करती है, ओके, तो आप उस प्रोफेसर को पर्सनली मेल कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है आप पर्सनल मेल करो, सबसे बेस्ट तरीका है। बस उसमें आपने लिखना क्या है कि आप कर क्या रहे हो, कहाँ से हो, कर क्या रहे हो, आपने उनके अंडर इंटर्नशिप क्यों करनी है, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है उस इंटर्नशिप का। मेन चीज़ यही है, वही अपना जो मोटिवेशन लेटर बनता है। सबसे बेस्ट चीज़ है आप ऐसे प्रोफेसर को ढूंढ के, मतलब कि हर यूनिवर्सिटी का जो जो भी यूनिवर्सिटी में आपको टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक का प्रोफेसर मिलता है, और उस प्रोफेसर की उसका सीवी या अपना प्रोफाइल देखो। अगर मैच कर रहा है तो आप उसको पर्सनल मेल करो, अच्छे से बना के अपना सीवी भेज के। और अगर उसको नीड होगी या उसके पास पोजीशन होगी, तो वो पक्का आपको कंसीडर करेगा इंटरव्यू के। जस्ट एक इंटरव्यू होगा आपका। और ये सेम अगर चीज़ यूरोप के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, मैं यूरोप के लिए मैं यूरोप के लिए बता रहा हूँ, यूरोप में मैं बता रहा हूँ ये कैसे मैंने पीएचडी के लिए भी ऐसे ही अप्लाई किया था। और दूसरा वे है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो दूसरा जो ऑफिशियली अप्लाई करते हैं कि कहीं पे पोजीशन ओपन है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि जो जो भी यूनिवर्सिटी जैसे अपने हो गए JNCSR, बेंगलोर में JNCSR, वो भी काफ़ी फेमस है। अपने आईआईटीज में तो निकलते रहते हैं इंटर्नशिप, आईआईटी में बहुत मैं बच्चों जानता हूँ। जब मैं स्लाइड में यहाँ पे संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है संगरूर में, मैंने वहाँ से एमएससी की थी। तो वहाँ पे मेरे जो जूनियर्स हैं और कुछ क्लासमेट्स हैं, उन्होंने मास्टर्स के बाद उधर प्रोजेक्ट्स ज्वाइन किए, मतलब ड्यूरिंग मास्टर्स एंड आफ्टर मास्टर्स। तो डिफरेंट आईआईटीज, वो किसी ना किसी आईआईटी में, मतलब उन्होंने क्या किया, सिर्फ प्रोफेसर को मेल किया आईआईटी। आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर को भी ऐसे मेल कर सकते हो। बस आपने लिखना क्या है वो आपको पता है, मोटिवेशन लेटर आपने कैसे बनाना है, और एक आपने अच्छा सा सीवी बना के रखना है। तो हाँ, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और ये इंटर्नशिप ड्यूरेशन जो होगा यूरोप हाँ ओवरऑल, आई मीन ये 1 to 6 मंथ होगा, राइट? हाँ, हाँ इतना होता है, इतना होता है। हाँ, और मुझे क्या, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ इंटर्नशिप में, सिलेक्ट हम्म हो गया फॉर्चुनेटली कोई भी यूरोप की यूनिवर्सिटी में, हम्म। और क्या मुझे वहाँ पे प्रोफेसर से बात करके अरेंज हो सकता है कि मैं पीएचडी में आगे इसको फर्दर कंटिन्यू हाँ करूँ वो रिसर्च हाँ को? हाँ, ये हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट श्योर। क्योंकि वो आपका काम देखेंगे, अगर उनको अच्छा 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 लग रहा है आपका काम, तो वो डेफिनेटली आपको कंसीडर करेंगे। क्यों? अब देखो, आप वहाँ पे 4-5 महीने से काम कर रहे हो, उनको लग रहा है अच्छा काम कर रहे हो, तो अब अगर उनको आगे पीएचडी की जरूरत है, तो वो नया बंदा लेने के बजाय आपको ही लेंगे ना। तो ये तो है बेस्ट चीज़। पर डायरेक्टली भी पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंटर्नशिप के थ्रू ही, आप डायरेक्टली भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही।
यस, डायरेक्ट पीएचडी के लिए मुझे मेरे पास एक ऑब्लिगेशन है, वो ये है कि मेरे पास कोई पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है ओके एज इन ओके से ओके इन ओके, बीएससी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो लाइक इन आप एमएससी सेकेंड ईयर मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हाँ सुपर हाँ, कंडक्टिविटी में, ओके। कंडेंस मैटर फील्ड थ्योरी में। हम्म। तो उसी को आगे मैं एक्सपोज करूंगा, आई मीन ओके डिस्प्ले ओके करूंगा कि ओके ओके यूरोप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को थ्रू ओके। कोल्ड मेलिंग। हाँ, गुड गुड, हाँ आप ये कर तो सकते हो। क्या मुझे डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई करना चाहिए या फिर इंटर्नशिप करके पीएचडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, आई मीन इन जर्मनी एंड इन यूरोप बोथ? हाँ, तो मैं जो रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों तरह अप्लाई करो। आप सब जगह मतलब कि किसी किसी जगह इंटर्नशिप अप्लाई करो, जहां इंटर्नशिप अप्लाई करो वो उधर पीएचडी मत करना, मतलब कि कुछ जगह पे पीएचडी अप्लाई करो। ओके, तो आपका चांस है कि मोस्टली के इंटर्नशिप में आपका हो जाएगा। ओके, पीएचडी का अभी कम है, क्योंकि अगर रिसर्च एक्सपीरियंस कम है तो वो देख पहले वो यही देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड में, या आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है उस चीज़ की। तो या फिर अगर आप मैं ये भी सुजेस्ट कर सकता हूँ कि आप आईआईटीज में भी अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं यहाँ पे जो अभी नए आ रहे हैं पीएचडी स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स कुछ आए हैं, वो क्या कर रहे हैं मास्टर्स के बाद 6 महीने का या 1 साल का प्रोजेक्ट किया आईआईटी में, और उधर आईआईटी से सीधा इधर अप्लाई करके इधर आ जाते हैं, क्योंकि इधर वाले बंदों को आईआईटी का पता है, इधर वाले प्रोफेसर्स को आईआईटी का नाम सुना हुआ है। अगर आपने उधर से आईआईटी में कोई 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का प्रोजेक्ट कर रखा है, तो आपके सीवी में आईआईटी का नाम ऐड है, तो वो प्रेफर करेंगे आईआईटी के बंदे को। ये होता है, ये बहुत देखा है मैंने। तो आप उधर भी कंसिडर कर सकते हो, अगर यूरोप में ना हो रहा हो तो सब जगह अप्लाई करो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कम से कम 125 से 130 प्रोफेसर्स को मेल किया था ओनली पीएचडी के लिए, 125 से 30, और उसमें से जस्ट मुझे 15 से 20 रिप्लाईज आए थे, और मोस्टली नेगेटिव के हमारे पास पोजीशन नहीं है। लेकिन कुछ दो जगह पे इंटरव्यू की कॉल आई थी मेरी, एक जर्मनी और एक फिनलैंड, और बस तो मैंने उसमें से दोनों में सिलेक्ट, दोनों में से हो गया था, मैंने चूज जर्मनी किया था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेसर को मेल करो, तो बेस्ट थिंग ये है, क्योंकि वो दूसरा ऑफिशियल प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट्स वाई आई डोंट प्रेफर दैट। और मुझे जानना था कि पीएचडी प्रोग्राम जो है यूरोप में, हम्म। एंड मैंने सुना है कि जर्मनी में जो है वो 3 ईयर का पीएचडी प्रोग्राम है। यस यस यस, हाँ हाँ, तो यहाँ पे 3 साल वो का सारी होता है। यूनिवर्सिटीज के लिए 3 ईयर है कि कोई कोई 5 ईयर्स भी देते हैं? ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, मेनली हाँ प्रोजेक्ट पे। किसी किसी जगह मोस्टली जो ऐसे लगा लो 60-70% तो थ्री थ्री ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनिशियली, पर ये एक्सटेंड हो, जैसे मेरा भी 3 ईयर का है, तो ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब मोस्टली सभी एक्सटेंड, हमारे ग्रुप में दो है जो है, तो 4 साल लग जाते हैं पीएचडी में, तो 4 साल का हो जाता है एक्सटेंड होके। लेकिन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर थियोरेटिकल में। लंबा प्रोजेक्ट है, अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो 5 साल की भी होती है, 3-4 साल की भी होती है, तो वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। और आइल्स वगैरह जो है वो मैंडेटरी है क्या यूरोप नहीं यूरोप की नहीं यूनिवर्सिटी या फिर नहीं जर्मनी में? कहाँ नहीं पे नहीं, आस्क कर रहे हैं? पीएचडी के लिए कंपलसरी नहीं है, ना आइल्स की ज़रूरत है ना कुछ और चीज़ की, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मुझे सिर्फ अपना बस मास्टर्स डिग्री दिखानी थी। तो मास्टर की भी अभी तक मैंने ओरिजिनल डिग्री नहीं सबमिट की, सिर्फ प्रोविजनल डिग्री से काम चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आपका स्टार्टिंग में मैं मेरा बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैंने इनिशियली मेल किया था प्रोफेसर, यहाँ जर्मनी वाले प्रोफेसर्स को, तो मैंने सिर्फ सीवी और सीवी भेजा अपना, और जो मेल ड्राफ्ट किया था वही मोटिवेशन लेटर था ओनली, वो मेल का जो कॉन्टेक्स्ट था सारा। तो उन्होंने सिर्फ मेरे मार्कशीट्स मांगी, स्टार्टिंग में मार्कशीट्स भेजो आपकी, तो पहले देखते हैं आपके मतलब कि एकेडमिक्स में कैसे हो आप। तो अगर उनको लगा ठीक है एकेडमिक्स में, तो फिर उसके बाद उनका आया था कॉल इंटरव्यू के लिए। तो 1 घंटा इंटरव्यू चला, उसमें पहले बोलते हैं कि आपने क्या रिसर्च की, आपका जो भी पहले का एक्सपीरियंस है, जितना भी रिसर्च जो आपने काम किया है वो प्रेजेंट करना है। पहले 15 से 20 मिनट आपने खुद का काम बताना है क्या किया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। बस वो ही आधे 1 घंटे का इंटरव्यू था, और उसके बाद फाइनल हो गया सब कुछ। तो ये सबसे शॉर्ट प्रोसेस है पीएचडी के लिए अप्लाई करने का। और मैंने सुना है कि 2 से 3 प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लगते हैं, आई मीन 3 रेफरीज लगते हैं हमें जर्मनी में हाँ और बाकी हाँ, वो बताता हूँ मैं। यूरोप में।
अगर हाँ, अगर ऑफिशियली अप्लाई करो, जैसे यूनिवर्सिटी में पोजीशन निकली हुई है, किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में पोजीशन ओपन है, और आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी है दो या तीन प्रोफेसर्स के अपने रिकमेंडेशन लेटर्स। और मुझे इसमें जरूरत नहीं पड़ी थी, इस केस में मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। वो मांग सकते हैं, एटलीस्ट वन मांग सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर। पर इस केस में जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो ना, तो उसमें बहुत रेयर चांसेस है कि वो मांग सकते हैं, चांसेस हैं। पर हाँ, सही है, क्योंकि मांगना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो पहले कंफर्म करेंगे ना कि आप जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है। तो एटलीस्ट एक प्रोफेसर का होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट ऑफ द प्रोफेसर्स देयर, आई मीन वहाँ पे ज़्यादा क्या रेलेवेंस दिया जाता है, ज़्यादा सीजीपीए वगैरह पे, या फिर आपका रिसर्च वर्क जो प्रोजेक्ट्स में होता है उसमें, हाँ, तो या फिर पहले मैं आपका रिकमेंडेशन जो प्रोफेसर से आए उनका स्टैंडर्ड देखा जाता है, आई मीन, हाँ, तो ये और सबसे मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम? हाँ, तो सबसे पहले ये एकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया, एकेडमिक्स का देखेंगे थोड़ा सा कि आपका ज़्यादा ही लो है, तो पूछेंगे क्यों लो है। मेरे से पूछा गया था, मैं वो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, कि मेरा एक सेमेस्टर में बहुत कम मार्क्स हो गए थे, पर मैंने वैलिड रीज़न बताया था उनको कि ये हुआ था, अदरवाइज बाकी सब में ही मेरे 9 9 आउट ऑफ 10 थे, तो इसलिए सही था। तो पहले वो एकेडमिक्स में देखते हैं आप ज़्यादा वीक तो नहीं हो, क्योंकि उनको क्या है, बंदे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जिसको बेसिक ही नहीं है नॉलेज, वो जिसने लाइक पढ़ा ही नहीं है, जैसे 6 CGPA है उसका, 5 है 6 है, तो प्रोफेसर को ये पता होगा इसने क्लासेस नहीं लगाई। तो अगर क्लासेस नहीं लगाई तो इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। और अब अगर इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो अब ये रिसर्च में जो थ्योरी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? तो प्रोफेसर को खुद को दिक्कत आएगी ना, वो ऐसे PhD वाले बंदे को क्यों लेगा जिसको बेसिक ही नहीं पता? तो सबसे पहले एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। कुछ बोलते हैं कि इतना मैटर नहीं करता, पर मैटर करता है। तो आपके एटलीस्ट 8 से ऊपर CGPA, 8 के आसपास होनी चाहिए CGPA। ओके। और सेकंड थिंग, दूसरी क्या चीज़ थी? अ, हाँ, रिकमेंडेशन वाली, कि हाँ, वो भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, पर मेन चीज़ क्या होती है, जो आप इंटरव्यू होगा ना जब आपका, तो इंटरव्यू में वो सब कुछ वो खुद ही क्लियर कर लेंगे कि आपको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि आपकी नॉलेज वो खुद टेस्ट कर लेंगे उस टाइम पे। कि अगर आपको नॉलेज है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी रिसर्च से रिलेटेड पूछेंगे, आपको जो प्रॉब्लम आई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और बस उसी बेस पे वो आपको जज करेंगे। मेन जो इंटरव्यू के टाइम होगा, मेन चीज़ वो है। और जब लेट्स सपोज अगर इंटर्नशिप जो है, हम्म। वो सॉरी इंटर्नशिप नहीं, पीएचडी एप्लीकेशन के लिए जो है वो हम्म। सक्सेसफुल हो गया इंटरव्यू, हम्म। तो उसके बाद वीज़ा और बाकी सब चीज़ों के लिए इंटर्न प्रोफेसर वगैरह कुछ हेल्प वगैरह करते हैं, कि वो सब सेल्फ मैनेज करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो उसके लिए क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया एक बार, ओके, प्रोफेसर ने ओके कर दिया, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर आपको एक एग्रीमेंट भेजेंगे। पहले आपको वो साइन करके उनको वापस भेजना है। ओके, वो एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके बाद वो ऑफर लेटर भेजेंगे आपको, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। आपको वो जब ऑफर यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD का, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है PhD का, वो जो आपके पास एक लेटर आ गया, ऑनलाइन भेज देंगे वो। तो उस लेटर को यूज करके आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा कि आपको उधर से बुलाया जा रहा है, बस। और वीजा में, और बाकी मैंने सब कुछ आप खुद करना पड़ेगा, वीजा आपको खुद अप्लाई करना है, अप्लाई सब कुछ खुद करना है। बस वो जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो अप्लाई साथ में लगाना है वीजा के, बस। और कुछ खास नहीं है इसमें। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हम्म। लेट्स आई मीन मैं आईआईटी गांधीनगर से हूँ, एमएससी ओके। सेकेंड ईयर, और ओके। मेरे को दो चॉइसेस है यहाँ पे हम्म। टू गेट इनटू पीएचडी अब्रॉड इन यूरोप। तो वन है कि मैं एमएससी मेरा आईआईटी गांधीनगर में ख़त्म करूँ, ओके। और उसके बाद इंटर्नशिप करूँ डायरेक्टली जर्मनी अप्लाई करके, जैसा हम्म। अभी विंटर में अप्लाई करने की बात हो रही है। हाँ। या फिर सेकेंडली जैसा आपने बोला कि मैं आईआईटी में ख़त्म करूँ एमएससी, और उसके हाँ। बाद वापस से आईआईटी में कोई भी आईआईटी में प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप लेकर बाद में हम्म। डायरेक्टली अप्लाई करूँ। हाँ हाँ, सो व्हाट अभी। वुड यू एडवाइस टू मी हाँ, इन तो कंडेंस मैटर फील्ड थियरी, हाँ माय हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रिसर्च एरिया? तो हाँ, अभी मैं रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ पहले। अभी मेरे लैब में मेरा लैबमेट आया है एक IIT मंडी से, जस्ट 2 महीने पहले आया है IIT मंडी से। उसने भी जून में अपनी ख़त्म कर ली थी मास्टर्स। और उसके बाद 4 5 महीने उसने प्रोजेक्ट किया उधर ही IIT मंडी में। तो उधर से अप्लाई करके डायरेक्ट इधर उसकी एडमिशन हो गई PhD में।
तो ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो। कि अभी आपके पास तो डायरेक्ट ही आईआईटी, मुझे नहीं पता था कि आप आईआईटी से हो। आप पहले ही आईआईटी से हो तो आपको, आपके चांसेस में भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट भी अप्लाई करोगे पीएचडी के, तो ज़्यादा चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ओके। और ये तो बेस्ट केस होगा कि अगर आप इसके बाद इधर एक प्रोजेक्ट करते हो, 3-4 महीने का प्रोजेक्ट करते हो, और उससे आपका एक्सपोजर और हो जाएगा रिसर्च का, आपको रिसर्च का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, तो वो आपका इंटरव्यू में बेनिफिट होगा, जो वो आपकी प्रोफाइल में दिखेगा ना, तो आप वो कर सकते हो। हेलो। 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 हेलो यस। निखिल। एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। हाँ सर। निखिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जी। आप जैसे आपने इंडिया में भी पढ़ाई की है और फिर अब आप अब्रॉड में हैं, तो आप यहाँ के रिसर्च कल्चर में और वहाँ के रिसर्च कल्चर में किस तरह का डिफरेंस देखते हो? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा हम्म। कि आप अगर इंडिया के बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हो कि वो रिसर्च की तरफ मूव हो, तो आप किस तरह से उसे उन्हें थोड़ा सा एक डायरेक्शन देंगे? ओके, ओके, ओके। तो पहले तो मैंने डिफरेंस ये देखा बेसिकली कि ये हाँ, हमारे भी होता तो है सेम चीज, पर स्टडी में, मैं स्टडी में बताता हूँ, रिसर्च में तो मैं इतना अभी बता नहीं सकता, क्योंकि रिसर्च ज़्यादातर मैंने अपने कॉलेज में की है, और या बड़े इंस्टीट्यूट अपने उधर वाले इंडिया के तो नहीं देखे, इधर के तो मैंने देखे अभी। तो स्टडी का, क्योंकि मैं अभी टीच कर रहा हूँ एक्चुअली एडवांस्ड कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एज अ पीएचडी स्टूडेंट एंड टीचिंग असिस्टेंट। तो मेरी यहाँ पे ड्यूटी है कि जो मास्टर स्टूडेंट हैं, जो ओके। मास्टर स्टूडेंट को एडवांस्ड कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस की प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। ओके। और उनके जो लेक्चर सेशन होते हैं, जो मेरे प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, तो मैं वो अटेंड करता हूँ साथ में। तो डिफरेंस ये है कि इधर अपना जो हमारे एग्जाम होते हैं मैंने पहले भी सुना, जो जो सुना था वो यहाँ पे देख भी रहा हूँ, कि हमारे होते हैं कि हमें याद करके सेम क्वेश्चन लिखना है, और वो असाइनमेंट दे दी या प्रैक्टिकल दे दी तो वो हम कॉपी करके कर देते हैं। बच्चे मोस्टली करते ही ऐसे ही करते हैं हमने, कि एक ने कर ली तो बाकी सबने उसकी कॉपी करके कर ली। पर इधर ये बिल्कुल केस नहीं है, क्योंकि मैं खुद करवाता हूँ प्रैक्टिकल्स यहाँ पे। तो हमारे इधर अभी इधर क्या केस है कि हर बच्चे की असाइनमेंट असाइनमेंट हो गई या कोई टेस्ट हो गया, हर किसी का डिफरेंट होगा, अपना होगा, क्योंकि यहाँ पे अ, हर बच्चे को क्वेश्चन अलग देते हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऊपर से उनकी असाइनमेंट भी डिफरेंट होगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंस है, क्योंकि इधर ये कॉपी नहीं कर सकते, तो इनको खुद से सोचना पड़ेगा। तो इधर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा लैक है अपने एजुकेशन सिस्टम में, ये मैं बोलूँगा कि हमें भी थोड़ा सा ऐसा मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बच्चों की थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा हो, क्योंकि ये नहीं देखेंगे कि आपको जो प्रोफेसर ने पढ़ाया आप वो पेपर में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। पेपर में चाहे क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन, मतलब जो पढ़ाया है जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आएगा। हमारे क्या होता है कि ये पढ़ा दिया क्लास में तो ये आएगा, इसमें से आएगा, बच्चों ये याद कर लेना इसमें से आएगा। पर इधर ये नहीं होता, इधर बच्चों को बस समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि नोट, इधर कोई नोट्स नहीं बनाता जैसे प्रोफेसर काम करवा रहे, कुछ नोट्स नहीं बनाते, बस चीज को समझना है सिर्फ, बस समझ के और उसको सोच के खुद से लिखना है पेपर में, नए सिरे से क्वेश्चन ऐसा। मे बी, आई थिंक, मुझे मैंने जहाँ तक सुना है आईआईटीज में ऐसा होता है, नॉट श्योर, आईआईटी वाले बंदे बता सकते हैं। पर हाँ, अगर बाकी कॉलेजेस, लोकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो और बच्चों नहीं, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा रिसर्च के लिए। हाँ, इस बात से मैं एग्री करती हूँ आपकी, क्योंकि अगर बच्चों को कोई भी अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, तो हम्म। वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पेपर उनके जो टीचर ने उनको क्लास में पढ़ाया है, अगर उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे वो मूव हो जाते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, हाँ या जी। ये यानी कि उनके शायद उस तरह से उनको ट्रेन नहीं किया गया है। तो ये हम्म। तो आप सही कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मूव करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यही मेन और डिफरेंस है। और जो आप बोल रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन था कि बच्चों को रिसर्च में मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना है। अभी मैं
जो संजय सर ने मुझे बोला था मैं भी वही बोलना चाहूँगा कि बस सर बोलते थे कि आप जाते हो बाहर, बाहर तो जाते हो चाहे, तो क्या करने जाते हो, बाहर जाके पैसे कमाने के लिए, लेबर करने के लिए जाते हो। तो अगर आप रिसर्च में जाओ बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, पर आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको काम भी करना पड़ेगा, लाइफ एंजॉय भी होगी। अभी कौशल सर ने बताया कि वो मेरे स्टेटस देखते रहते हैं तो सर बता सकते हैं कि मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, हर दिन मेरा नया स्टेटस होगा। ओके। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप, अगर आपको मतलब कि अच्छी अमाउंट में आपको पे मिल रही है, ओके, तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन होगा काम का। काम तो है, पर साथ में इंजॉय के लिए भी टाइम है। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस, वही बोल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इधर। ओके। आई होप सो इंडिया में भी जल्दी ऐसा हो, तो मोस्टली जो बाहर जा रहे हैं वो इंडिया में रह पाएं रिसर्च, तभी तो हमारे इंडिया में भी डेवलपमेंट होगी इस तरह की। ठीक है, चलिए। मिस्टर धर्मेंद्र, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। धर्मेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। यस सर, यस। निखिल सर, आई एम ऑडिबल? यस मैं यस। धर्मेंद्र सिंह बोल रहा यस सर। हूँ सर। मेरे को मास्टर्स डिग्री के बारे में पूछना था, और ये डार्ड फेलोशिप जो होती है, DAAD फेलोशिप, यस सर। और जर्मन में लैंग्वेज में जो लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट होता है, लेवल 1 हम्म। लेवल 2, हम्म। इस टाइप के सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपने रिकमेंडेशन लेटर के तो बता ही दिया। हाँ जी। और मास्टर्स के लिए क्या गैप ईयर मायने रखेगा या नहीं रखेगा? अभी मैं इससे मास्टर। पहले 8 साल हम्म। लाइब्रेरी साइंस फील्ड में जॉब किया, लेकिन अभी मैं स्विच करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरफ बढ़ना चाह रहा अच्छा, तो हूँ। आपने मैथमेटिकल मतलब। फिजिक्स और हम्म। और मास्टर्स प्योर के लिए अप्लाई मैथमेटिक्स में करना है। डाइफंटन इक्वेशन। ओके ओके। या तो उसके लिए गैप ईयर के लिए क्या मतलब दिखा सकते हैं? जैसे मैंने DARC मुंबई में ही जॉब किया है अच्छा। 7-8 साल के करीब। हाँ। हम्म। ओके। तो रिसर्च मतलब MSc में मतलब डालने के लिए, फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट प्रोफेसर को लिख सकते हैं क्या, PhD की तरह और इंटर्नशिप की तरह? नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने क्या? मास्टर्स अप्लाई करना है, अगर आपने मास्टर्स अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा मास्टर्स। क्योंकि अगर, हाँ, अगर आपने, आपके पास पहले से मास्टर्स है तो आप मास्टर प्रोजेक्ट कर रहे हो, कर सकते हो इधर। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करनी है इधर जर्मनी में, तो हम्म, मास्टर डिग्री करने के लिए आपको ऑफिशियली अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लाइक अगर आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश में टीच होना है, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी हम्म, में कंपलसरी है कि आपको आइल्स का वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। किसी किसी बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज हैं इधर जर्मनी में, तो मोस्टली केसेस में आपको और जरूरत जर्मन नहीं है। लैंग्वेज, नहीं है। और और पर, जर्मन और लैंग्वेज सर्टिफिकेट? हाँ, बता रहा हूँ, अगर अगर आपका जो कोर्स है यहाँ पे मास्टर्स का, वो अगर जर्मन लैंग्वेज में है, तो आपको C1 लेवल तक का सर्टिफिकेट चाहिए जर्मन लैंग्वेज का, C1 लेवल तक का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इधर। क्योंकि अगर अगर क्योंकि आपने, जैसे हाँ हाँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, मतलब कि मोस्टली कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, पर जो भी कोर्स जर्मन लैंग्वेज में टीच करते हैं, तो बच्चे पहले से ही वहाँ से अपनी अपनी कंट्री से C1 जर्मन कोर्स करके आते हैं, C1 लेवल तक का। या हाँ जैसे कोर्स अगर इंग्लिश में हो रहा है तो IELTS या TOEFL अलाउड होगा ना? हाँ हाँ, तो ये चल जाता है, कई 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 यूनिवर्सिटीज में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती फिर, हम्म, कभी कभी तो। या हाँ हाँ जी। ओके। और ये आपने बताया कि मतलब ये जैसे फेलोशिप वगैरह के बारे में पूछना था, DAAD फेलोशिप, हाँ। और थैंक यू आपने निखिल सो मच। आई हाँ थिंक SOP और पार्टिसिपेंट्स को मेरे हिसाब से बहुत कुछ जानने को मिला, कि जर्नी कैसे रही आपकी रिसर्च में, और इवन पर्सनल लाइफ एंड ऑल दिस। तो thank you so much for the healthy interaction with the future researcher maybe. थैंक यू सर, So मुझे भी अच्छा लगा thank you so ज्वाइन much. करके। हाँ जी। थैंक यू सर। और Nikhil, वॉइस नॉन ऑडिबल। you are सर, mute. ईमेल आईडी आपका? अब मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी को अगर कांटेक्ट करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
Yeah, thank you so much, Nikhil. थैंक यू सर, थैंक यू। One second, Nikhil. यस सर। हेलो निखिल। यस सर। हेलो। कुछ हेलो निखिल, हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। निखिल, मैं इसी कॉलेज का टीचर हूँ। यस सर। एंड मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे जिस टाइटल के अंडर जो वर्कशॉप भी हो रही है, यस सर। एंड आपसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो ये पार्टिसिपेंट भी है, एक मेरा भी क्वेश्चन है कि वन शुड बाय गो फॉर रिसर्च, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं ये भी एक एम के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड करने आए हैं। तो a kind of message or a motivational uh, message you want to give to them कि why should they go for research, ओके। ना? It will be a kind of very beneficial for all of them. They are here uh, with this aim. यस यस। Thank you. या मैं बताता हूँ सर। बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें कि सबसे पहला आपका इंटरेस्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी आपके इंटरेस्ट से होगी। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, ओके, और उसको आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जाओगे, पहली बात ये है। और आप क्यों जाओ आगे, सेकंड पॉइंट। हेलो। और सेकंड पॉइंट कि आप क्यों जाओ, कि आपको अगर रिसर्च में जाओगे तो पहली बात, जैसे दुनिया का बहुत एक्सपोजर मिलेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। ओके। क्योंकि अगर लोकल हम कहीं पे लोकल हम जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी कंपनी में छोटी मोटी जॉब कर रहा है कोई बंदा, ओके, तो वो अपना बस घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक यही रहेगा। ओके। और रिसर्च में आप जाओगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में, वर्कशॉप्स में, विंटर स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में जाओगे और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल्स से इंटरेक्शन होगी। तो पता लगेगा कि दुनिया क्या कर रही है, वहाँ चल क्या रहा है, लोग कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा दुनिया का, कि क्या हो रहा है। और तीसरी थिंग कि अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है, तो तो अभी मैं एक लास्ट मंथ में, एक मंथ के अंदर अंदर मैं रोमानिया और फिनलैंड दो जगह पे ट्रिप करके आया हूँ, वो भी सिर्फ यूनिवर्सिटी के खर्चे पे। इसमें क्या बुराई है ये बताओ। एक हफ्ता मैं रोमानिया लगा के आया हूँ, एक हफ्ता इसमें फिनलैंड वर्क विंटर स्कूल था। तो जैसे हमारा अभी यहाँ पे विंटर स्कूल हो रहा है, तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी पे करती है पीएचडी स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि आप जाओ और आप अटेंड करके आओ। तो साथ के साथ आपकी स्टडी भी हो रही है, आपकी इंटरेक्शन भी हो रही है, अलग अलग प्रोफेसर से, अलग अलग साइंटिस्ट से मिल रहे हो आप। ओके। और आप घूम भी रहे हो साथ में, आपके पास बाद में एक एक दिन दो दिन फ्री टाइम भी है, तो आप घूम भी रहे हो, तो आप दुनिया भी घूम रहे हो, आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बाकी मैंने बताया, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट से स्टार्ट होगी, और लास्ट में जितनी मर्जी आप बेनिफिट्स देख लो इसके। Thank you, Nikhil. Thank you so much. Uh, we have to stop this session, ओके सर। and I think we will meet tomorrow at 10 a.m. sharp for the further learning and interesting thing. Thank you so much, Nikhil. ये थैंक यू सर, थैंक यू। Nikhil, hello.